कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत पहले वाली एक स्टोरी थी, है ना। एक चच्चा के बारे में बताया था जो कि था बुफॉन्स नीडल प्रॉब्लम के बारे में, है ना। ऐसा नहीं था कि केवल वो इकलौते चच्चा थे जिन्होंने इस तरीके के प्रॉब्लम्स को 18th सेंचुरी में लोगों के सामने रखा। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम से लोगों का दिमाग जो था वो क्या कर दिया, पागल कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उस समय पुट करते थे। जब मैंने अपने एक स्टूडेंट को बताया बुफॉन्स प्रॉब्लम के बारे में जब ऑफलाइन क्लास में, तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गया कि और बोला कि सर 18th सेंचुरी में इस तरीके के लोग होते थे जो क्या करते थे, हमें पागल बनाते थे। लेकिन आज के समय में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो, बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है 2 मिनट्स का, उसे ज़रूर देखें ताकि आपको उन चच्चा की कहानी समझ में आए। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, तो देखो जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जैसे कि देखो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखा है कि है क्या, तो एक टूल है। जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या है, एक टूल है जो डील करता है प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट आउटकम्स बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स जियोमेट्रिकली, है ना। जियोमेट्रिक के बेस पे जो तुम क्या करते हो, मेजर करते हो, तो उसमें जो इनफाइनाइट आउटकम्स हैं एंड जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसी को डील करता है और उसी को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। एक प्रकार का टूल है जो मेजर कर सके। और ये जियोमेट्रिकली जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है ना। जियोमेट्रिक में हम क्या पढ़ते हैं, लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, है ना, सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो डील करता है वही क्या है, जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, देन एरिया, वॉल्यूम, सरकमफेरेंस, इन तरीकों के चीजों से रिलेट करेगा। अब देखो, अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालना हो तो जो सेम फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सेम वैसा ही ये भी फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है कि स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन अपॉन में टोटल, यानी कि द होल रीजन, ठीक है। टोटल रीजन लिखो या होल रीजन, द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन अपॉन में द होल रीजन, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो चलो इस पे हम पहले क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए कि ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो चलो एक क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो ये एक टूल होता है जो डील करता है ज्योमेट्रिकल टर्म्स में, ठीक है ना, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा के बारे में बातें करता है। अगर टाइप्स की बात कर ले, लेकिन ये टाइप्स आपको जानना नहीं है, आपके लेवल में बिल्कुल भी नहीं जानना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ये होता है 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, फिर होता है 2 डायमेंशनल एंड देन होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। अलग ये 3 टाइप्स के होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। तो चलो बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि टाइप्स ये टाइप्स होते हैं 1D, 2D एंड 3D। हम क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे लेवल के हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करना क्वेश्चंस के बाद एंड सॉल्व करना खुद से, नहीं समझ में आए तब जाकर के इसका सॉल्यूशन देखना। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि योर बस इज कमिंग एट अ रैंडम टाइम बिटवीन 12 PM to 1 PM, है ना। एक बस है, हमारी एक बस है, हमारी बस, आपकी बस, सबकी बस, है ना। तो एक बस है जो रैंडमली आती है किस टाइम पे,
तो 12 PM टू 1 PM के बीच में, है ना, 12 से 1 के बीच में रैंडमली किसी भी टाइम पे आपकी बस आ जाती है। इफ यू शो अप एट 12:30 PM, अगर तुम यानी कि तुम ही पहुंचते हो कितने बजे, तो 12:30 पे, है ना, 12:30 PM पे पहुंचते हो, तो हाउ लाइकली आर यू टू कैच द बस। तो बोल रहे कि तो क्या ये चांसेस हैं कि तुम बस को पकड़ सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि एक बस है जो 12 से 1 के बीच में कभी भी आ सकती है और तुम पहुंचे हो खुद 12:30 पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बस है तुम उसको पकड़ सकते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। यहां पर मैंने बोला कि यहां पर टाइम कितना हो रहा है, 12 PM हो रहा है, और यहां पर टाइम हो रहा है 1 PM, ठीक है ना। तो 12 PM और ये 1 PM का टाइम हो रहा है, तो इनके बीच में कभी भी किसी भी टाइम पे 12:01 हो, 12:10 हो, या क्या नाम है 12:50 हो, 12:30 हो, किसी भी टाइम पे बस आ सकती है। ठीक है, 12 to 1 के बीच में। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये टोटल कितने टाइम का है, तो 0 से 1 यानी टोटल 1 आवर का टाइम है ना। टोटल अगर देखो 12 से 1 के बीच में तो टोटल टाइमिंग कितनी हुई, 1 आवर। तो मैंने यहाँ पर बना लिया कि 0 से 1 यानी टोटल 1 आवर है। बोल रहा है कि तुम जब क्या करते हो, खुद पहुंचते हो 12:30 में, 12:30 PM पे पहुंचते हो, है ना। तो 12:30 PM पे पहुंचते हो यानी क्या आप आधे घंटे के बाद पहुंचते हो, है ना, आप 30 मिनट्स बाद पहुंचते हो यहाँ पर 1/2। अब देखो यहां पर क्योंकि 12 से 12:30 के बीच में अगर बस आती, सपोज करो कि 12 से 1 के बीच में कभी भी ट्रेन बस आ सकती है, तो ऐसा हो कि 12 से 12:30 के बीच में अगर बस आ गई तो ये बस तो तुम पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम तो 12:30 पे आए हो, तो यहाँ पे बस क्या होगी, मिस होगी, है ना। बस क्या होगी आपकी, मिसिंग होगी, आप बस को नहीं पकड़ सकते। लेकिन यहां पर अगर बस आ रही है 12:30 से 1 के बीच में, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, है ना। तो यहां पर देखो कि यहां पर क्या चांसेस दिख रहा है तुम्हें कि तुम बस पकड़ सकते हो, तो चांसेस तो यही है 12:30 से 1 के बीच का, है ना, 12:30 से 1 के बीच का चांसेस है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो क्या था यहाँ पर कि स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड रीजन, है ना। तो स्पेसिफाइड रीजन एंड यहां पर था होल रीजन यानी होल पार्ट ऑफ रीजन। तो एक चीज ध्यान रखो, अब यहां पर अगर देख रहे हो ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि 0 to 1 के बीच में यानी टोटल कितने टाइम से 60 मिनट, है ना। तो होल पार्ट 0 to 1 यानी कि 60 मिनट हो गया, है ना। एंड यहां से यहां तक कि तुमने क्या कर दिए, बस तो मिस कर दी है। क्वेश्चन में बोला है कि तुम बस पकड़ सकते हो, तो बस पकड़ने के लिए तुम्हारे पास कितने चांसेस हैं, 30 मिनट का चांस है, तो 30 हो गया, 32 जा 60 यानी 1/2 यानी कि हाफ चांसेस है, आधा चांस है ना, 50% चांस है तुम बस को क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। और 50% चांस तुम पहले ही छोड़ चुके हो, लॉस कर चुके हो जब तुम्हारी बस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि बस को पकड़ने का बताओ, है ना। तो 50% चांस है यानी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया वो भी सिंपल था, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, बस समझना है हमें, ठीक है, समझने पे फोकस करो। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, है ना, म्यूजिकल चेयर गेम देखा होगा तुमने कि वो चारों साइड में सभी बैठ जाते हैं और सिस्टम पे म्यूजिक प्ले होता है
और एक पिलो होता है, एक दूसरे को पास करते हैं पिलो को, ठीक है। तो जिसके पास पिलो रहता है एंड अगर म्यूजिक क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो उसको फिर टास्क दिया जाता है और वो बंदा क्या करता है, टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स, है ना। तो एक द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक, जो बंदा है जो क्या कर रहा है, म्यूजिक प्ले कर रहा है, उसको एडवाइस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई साहब तुम म्यूजिक क्या कर सकते हो, 2 मिनट के बीच में, विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के बीच में कभी भी बंद कर सकते हो। आफ्टर सी स्टार्ट्स प्लेइंग, यानी कि जब वो खेलना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट हाफ मिनट में क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। तो चलो, मैंने बोला कि यहां पर इस पॉइंट से म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0, और यहां पे मैंने मान लिया 2, यानी 0 to 2 मिनट्स, यानी टोटल कितना हो गया, 2 मिनट्स हो गया, है ना। मैं इसको कुछ नेम दे देता हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया A और इसको पॉइंट को दे दिया B, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 मिनट का टोटल टाइम है तुम्हारे पास, और इसमें फर्स्ट हाफ मिनट में ही बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है म्यूजिक को स्टॉप करने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। तो फर्स्ट हाफ मिनट, तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने पहले हाफ कर दिया, यानी कि ये हो गया 1 मिनट्स, है ना। तो फर्स्ट हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकेंड्स, है ना। फर्स्ट हाफ मिनट का 30 सेकेंड्स, यानी यहाँ पर ये 60 सेकेंड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट हाफ मिनट, यानी 30 सेकेंड्स, यानी कि 1/2, 1/2, यानी हाफ हो गया, 1 मिनट का हाफ हो गया 1/2। इसको भी कुछ नेम देता हूँ, ये हो गया A, B, इसको मैंने नेम दे दिया C, इसको मैंने दे दिया D, है ना। अब देखो, तो यहाँ पर ये हाफ मिनट्स में हो गया, चाहो तो तुम इधर भी कर सकते हो हाफ मिनट्स में, लेकिन इसके हमें नीड नहीं है कि मैं इसको भी हाफ करूं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बात करो तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि बताओ तुम ये कि फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक के स्टॉप होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन ऊपर आएगा, है ना। स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन, है ना। एस फॉर स्पेसिफाइड, पी फॉर पार्ट, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन, और नीचे था होल पार्ट ऑफ रीजन, है ना। स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन और होल पार्ट ऑफ रीजन। अब देखो क्वेश्चन में क्या तुमसे पूछ रहा है, यहां पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ मिनट में, यानी कि जो डिस्टेंस है ना, या लेंथ लिख दो, लेंथ ऑफ ओसी, लेंथ ऑफ ओसी, लेंथ ऑफ ओसी, है ना। सॉरी ओसी नहीं, एसी, एसी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, ए माना है, तो एसी, है ना। ये 0 हमने माना था ना, ये तो 0 है और ये 2, तो एसी अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन, तो होल पार्ट क्या है, ए टू बी, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी। अब देखो लेंथ ऑफ एसी कितना है, तो लेंथ ऑफ एसी है 1/2 हाफ, तो 1/2 अपॉन में लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 2 है, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 2 है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1, फ्लिप कर दो इसको, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, है ना। ये 1 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 1/4। तो आंसर कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, जो फर्स्ट हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ यानी कि एसी, एसी का हमने लेंथ ले लिया, कितना है 1/2, आधा है, और उसके बाद कितना है तुम्हारा, तो लेंथ ऑफ ए बी तो 2 है, ठीक है। सेकंड में भी चाहते तो सेकंड में भी अगर चेंज करके बनाते तब भी इतना ही आंसर आता, कितना आ गया 1/4, और यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं। देखो, बोल रहे हैं कि मिसिंग हेलीकॉप्टर है ना, एक हेलीकॉप्टर है जो क्या हो गया, मिस हो गया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वाला है ना, चाइना से उन्होंने क्या लिया है, खरीदा हुआ है। तो आजकल तो देख रहे हो न्यूज़ में भी आ रहा है कि चाइना से जो पाकिस्तान ने क्या लिया था, मिसाइल वगैरह लिए थे, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। तो वैसे ही कुछ हेलीकॉप्टर होगा जो क्या हो गया, मिसिंग हो गया है, जो उनको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे भाई साहब। तो रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर। अब देखो, बोल रहा है कि कहीं पे क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया है ना। पहले तो मिसिंग ही था, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया कहीं पे इन द रेक्टेंगुलर रीजन इन द फिगर। बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर जो फिगर दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला फिगर, ठीक है, इस फिगर में कहीं पर क्या हो गया, इस फिगर में यानी ऐसा कुछ एक एरिया है, इस एरिया में कहीं पर वो क्रैश्ड हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोल रहा है इसमें भी देखो, इसमें भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दैट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, वो कहाँ क्रैश्ड हुआ हो, इस लेक के अंदर। ये लेक है, ठीक है ना, ये लो पानी बना दिया मैंने ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, पानी भरा हुआ है लेक में। तो इस लेक में क्या हो गया है, वो क्रैश्ड हो गया। अब अगर ध्यान से तुम इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत सारी चीजें गिवन है ना। अगर इसकी बात करें तो ये साइड गिवन है 4.5 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर है ना। तो तुम्हें ये जो टोटल जो एरिया है, ये वाली एरिया, इसको देखने पे क्या लग रहा है, ये तो एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप, और दिया भी है कि रेक्टिलिनियर क्या है, रीजन है ना। तो एक रेक्टेंगल फिगर है। तो क्या करो, ऐसे प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए पहले होल पार्ट का एरिया फाइंड आउट करो, है ना। तो रेक्टेंगल का तुम्हें एरिया निकालने आता है L इंटू बी। उसके बाद जब हम रेक्टेंगल का होल पार्ट का एरिया निकाल देंगे, उसके बाद इस लेक का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और जब लेक का एरिया निकल जाएगा तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है ना। स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन अपॉन में होल पार्ट ऑफ रीजन, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था। तो सबसे पहले बिगर पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो मैं इसको कुछ नेम दे देता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। अब ये एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालोगे तो ये सीधी सी बात है, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो L इंटू बी। लेंथ की बात करें है ना, तो लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ है 9 किलोमीटर है ना। तो इसको ब्रेथ मान लो, ये अगर L है तो ये B है। तो L हो गया 9 और B हो गया 4.5। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 एंड 36 एंड 4 40 40.5 एंड ये आपका क्वेश्चन जो है किलोमीटर में है तो किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। 9 4 जा 36 एंड 9 को 5 से करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा 4.5। तो 36 एंड 4 40, तो 40.5 हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD तुमने निकाल दिया, यानी होल पार्ट का एरिया तुमने फाइंड आउट कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इस लेक के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी मैं नेम दे देता हूँ है ना, इसको मैं देता हूँ P, इसको दे दिया Q और इसको दे दिया R, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, इस PBQR है ना, एरिया ऑफ PBRQ निकालना होगा है ना, PBRQ निकालना होगा। लेकिन अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें पहले क्या करना होगा, इन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा, इन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा।
तो देखो यहाँ पर ये है 4.5, A टू D का जो डिस्टेंस है, A टू D का डिस्टेंस वो है 4.5 किलोमीटर, लेकिन C टू R का डिस्टेंस कितना है, C R का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, यानी कि बी आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर बी आर का डिस्टेंस निकालोगे तो AD माइनस सी आर, AD माइनस सी आर, यानी 4.5 माइनस 2, यानी कितना आ गया 2.5, यानी कि बी आर की वैल्यू कितनी है 2.5 है, 2.5 किलोमीटर। जब ये 2.5 आ गया, क्लियर है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि क्यू आर कितना होगा, क्लियर है ना, तो क्यू आर निकालते हैं। तो यहां देखो ये टोटल D से C तक की जो डिस्टेंस है, D से C तक की वो है 9 किलोमीटर, लेकिन A टू P कितना है, A टू P है 6 किलोमीटर। तो अगर तुम PB निकालोगे तो तो क्या हो जाएगा DC माइनस में AP, DC माइनस AP, यानी 9 माइनस 6 यानी 3 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 3 किलोमीटर, तो ये भी हो जाएगा 3 किलोमीटर, और ये 2.5 है तो ये भी हो गया 2.5, यानी ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो L इंटू बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 3, 2.5 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जा 6 हो गया, एंड 3 का हाफ कर दो तो 1.5, तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने होल जो एरिया था उसका एरिया निकाल दिया, होल पार्ट का एरिया निकाल दिया, और हमने इस लेक का एरिया निकाल दिया 7.5 किलोमीटर। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, इवेंट क्या है, तो कि जो हेलीकॉप्टर हो वो क्रैश कहाँ हो, तो इनसाइड द लेक, तो PH भी लिख सकते हो इसको, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर लिख दो, तो H, तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन। तो स्पेसिफाइड पार्ट जो है बोल रहे किसमें क्रैश होना चाहिए, लेक में, तो लेक का एरिया कितना है 7.5, और होल रीजन है ना, होल पार्ट ऑफ रीजन, तो होल पार्ट ऑफ रीजन यानी कि ABCD का एरिया, तो ABCD का एरिया कितना है 40.5, तो ये हो गया आपका। हम अब इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 405, 75 अपॉन में 405 हो जाएगा। अब इसको 5 से कट कर दो, तो 5 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 2 एंड 5 5 जा 25, 15 हो गया। एंड इसको 5 से अगर कट करते हो तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, यानी कि 15 अपॉन 81, 15 अपॉन 81, और ये आपका हो गया आंसर 15 अपॉन 80। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने पहले होल पार्ट का, जो होल पार्ट था उसका हमने एरिया निकाल दिया, एंड जो स्पेसिफाइड था, जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हो, और लेक में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हमने लेक का एरिया निकाल दिया। एंड देन उसके बाद क्या कर दिया, तो हमने इस फॉर्मूले पे पुट कर दिया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में, है ना, कि स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन एंड होल पार्ट ऑफ रीजन, एंड देन हमने रख करके इसको कट कर दिया, है ना। तो ये आपका आ गया 15 अपॉन 81। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, और डार्ट इज थ्रोन। डार्ट आप जानते हैं, एक छोटा सा वो नुकीला सा होता है ना, ऐसे फेंकते हैं, है ना, तो वो होता है डार्ट। तो एक डार्ट को फेंका जाता है, थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, है ना, वो लैंड्स होता है कहाँ पर, तो सर्कल के अंदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल लैंड इन द शेडेड रीजन, है ना। अब यहाँ पर ये शेडेड रीजन है, देखो ध्यान दो, है ना, ये वाला शेडेड रीजन दिया गया, ये शेडेड है ना, ये शेडेड दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बोला कि इस शेडेड रीजन में गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना।
अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर ज्योमेट्रिकल के प्रोबेबिलिटी के तुमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, तो हमें क्या करना है कि इस होल पार्ट को पहले फाइंड आउट करना है, इसके पूरे एरिया को फाइंड आउट करना है। देन ये जो आप देख रहे हो ABCD, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसके भी एरिया को फाइंड आउट करना होगा। एंड होल पार्ट में से अगर इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है, यहाँ पर गिवन है कुछ, क्या गिवन है, तो देखो BC गिवन है ना, या CD लिख दो, तो CD इक्वल होगा किसके, AB के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो CD इक्वल AB इक्वल कितना, 8 लिख देता हूँ, 8 यूनिट है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो 8 यूनिट लिख देता हूँ, चलो 8 यूनिट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो AD गिवन है, तो AD इक्वल होगा किसके, BC के, क्योंकि क्या है ये आपका एक रेक्टेंगल फिगर है, तो AD इक्वल BC इक्वल टू कितना है, 6, तो 6 यूनिट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा कि इसके एरिया को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए तो हम कर लेंगे, बहुत ही इजी सा है, लेकिन हमें क्योंकि इस सर्कल का भी एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया को निकालने के लिए अगर आप ध्यान दें तो सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आपके पास आर नहीं है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा। रेडियस क्या होता है, तो अगर कोई सर्कल है और सर्कल में मान के चलो कोई सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से और ये सर्कल जो है इसके किसी भी पॉइंट पे जो लाइन टच करे वो रेडियस होता है, यानी OA जो OA है वो रेडियस है, या OC है वो रेडियस है। तो हमें क्या करना होगा, OA या OC किसी एक को फाइंड आउट करना होगा। अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, फिगर को ध्यान से देखा, तो यहाँ पर देखो एक क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी है और ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब हमारे पास AB गिवन है, BC गिवन है ना, हमारे पास AB है 8 और हमारे पास BC है 6, या वैसे ही बोलो कि हमारे पास AD है और हमारे पास CD है, कुछ भी बोलो, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं AC फाइंड आउट करता हूँ, तो AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि इस AC का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो CB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, या BC लिख देता हूँ यहाँ पर, BC का स्क्वायर, सबसे बढ़िया BC का स्क्वायर। चलो BC कितना है, 6 यूनिट, तो 6 का स्क्वायर प्लस में AB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, है ना। अब यहाँ पर AC स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, तो जब AC निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 36 प्लस में 64, तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 यानी 10, यानी कि अंडर रूट 100, यानी कि AC आपका कितना आ गया, AC इक्वल टू आ गया 10, है ना, 100 है तो 10 मल्टीप्लाई 10, यानी आपका AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब जब AC की वैल्यू 10 आ गई, A से C की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो अगर OB की मैं बात करूं, सॉरी AO की बात करूं या OC की बात करूं, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका हाफ। क्यों, क्योंकि A से C क्या है, आपका डायमीटर है, D है, ये दिया हुआ है 10, तो जब आप रेडियस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, D/2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2, यानी 10/2 यानी 5, यानी कि आपका AO या OC जो कुछ भी आप लिखें, आपका जो रेडियस है वो निकल करके आ गया है, AO लिखिए या OC दोनों ही इक्वल होगा 5 यूनिट, है ना, दोनों निकल करके आपका रेडियस कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब जब 5 यूनिट आ गया तुम्हारा ये रेडियस, है ना, तो अब तुम्हें क्या करना है कि अब इसके यानी इस सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करना है। तो जब तुम्हारे पास रेडियस है तो सर्कल के फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 5 का स्क्वायर, यानी 25 पाई, है ना, 25 पाई। अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 22/7 से, लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ 25 पाई। देखते हैं अगर आगे कुछ हमें बेनिफिट हो गया तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब चलो, अब तुम्हें क्या करना होगा, अब ये तुम्हारे पास सर्कल का पूरा क्या आ गया, एरिया आ गया, होल एरिया आ गया, होल रीजन का। लेकिन बोल रहा है कि शेडेड पार्ट में वो क्या होना चाहिए, जो डार्ट जो तुमने थ्रो किया है, फेंका है, वो इसमें ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस रेक्टेंगल को हमें माइनस करना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, L इंटू बी, तो 6 इंटू 8 है ना, यानी कि एरिया ऑफ ABCD यानी L इंटू बी हो जाएगा, ABCD इज इक्वल टू में L इंटू बी। तो 8 इंटू 6 कर दो, यानी 48 यूनिट स्क्वायर। और यहां पर तुम्हारा आया है 25 पाई। तो पाई में दिया हुआ है तो इसको हमें ब्रेक डाउन करना होगा। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 22/7 है ना। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कटने वाला तो है नहीं कट रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ये 3.14 से मैं कर देता हूँ है ना, वो इजी रहेगा। थोड़ा सा पॉइंट्स के इधर उधर होगा क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। 3.14 से कर दो, तो कर दिया। तो 25 में 14 से कर दो, 0 2 और 4 में 8 तो 10, 1 5 जो 5, 1 2 2, 0 5 3, 350 और 25 में 3 से 75 78 यानी 78.50, ये आ जाएगा 78.5, ठीक है, 78.5 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 78.5 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि पूरे होल रीजन में से इस रेक्टेंगुलर एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो PE निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PE क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन। स्पेसिफाइड पार्ट कितना है, तो ये तुम्हारा जो नहीं स्पेसिफाइड पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट होना चाहिए हमारा शेडेड वाला। तो शेडेड पार्ट को निकालने के लिए होल पार्ट में से हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा है ना। तो होल पार्ट है 28.5, तो 28.5 माइनस 48, तब जाकर के तुम्हारा शेडेड पार्ट निकलेगा। शेडेड पार्ट को निकालने के लिए हमें जो सर्कल है ना उसके एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा पॉइंट में, 8 में से 8 गया 0 एंड 7 में से 4 गया 3, यानी 30.5 यूनिट स्क्वायर 30.5 यूनिट स्क्वायर आपका हो गया ये शेडेड रीजन। तो बस अब निकाल दो, तो ऊपर आ जाएगा स्पेसिफाइड रीजन यानी 30.5 और नीचे आ जाएगा आपका होल पार्ट। तो होल पार्ट कितना है आपका 78.5। क्लियर है। तो ये अगर पॉइंट हटा दे तो 305 अपॉन में 785 हो जाएगा इक्वल में, एंड ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटे तो 5 6 या 30 हो गया, एंड 5 1 जा 5, और इसको अगर काटें तो 5 1 जा 5 2 एंड 5 5 जा 25 3 एंड 5 7 जा 35, ठीक है 157। तो 61/157 है ना। इसको और कट करके देखना, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 61/157। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आंसर कितना गिवन है। आंसर आपका पाई में गिवन है 25 पाई माइनस 48 अपॉन में 25 पाई, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको कट करेंगे तो 61/157 आ जाएगा। क्लियर है। आप इसको और कट करके देखना, अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। देखो हमने प्रीवियस में अभी 5-6 क्वेश्चंस किए हैं,
एंड नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस और कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फिगर है ना, शोज द टॉप व्यू। यहाँ पर फिगर था जो मैंने अभी नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ फिगर। कुछ इस तरीके का फिगर गिवन है ना, 6 इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये है A, B एंड C और ये है D, E, F। तो ये आपका क्या है, फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि शो द टॉप व्यू। ये आप देख रहे हो तो एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स होता है एंड बॉक्स में जब आप ऐसे देखते हो तो ये टॉप व्यू है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टॉप व्यू है, यानी कि ऊपर से दिखने वाला टॉप व्यू है ना। तो ऐसे बॉक्स होगा ऐसे, एंड देन आप ऐसे देखते हो तो जो आपको दिखता है वो टॉप व्यू है। तो ये टॉप व्यू है स्क्वायर बॉक्स का, है ना, एंड ओपन स्क्वायर बॉक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड है, 6 में। देखो 1 2 3 4 5 6 विद वॉल्स, है ना। ये वॉल्स हैं, देखो ये सभी क्या है, वॉल्स हैं इसमें। तो वॉल्स के साथ ये 6 कंपार्टमेंट्स में क्या है, तो डिवाइड है। इनकी हाइट कैसी है, तो हाइट इक्वल है। ईच ऑफ द रेक्टेंगल्स DEF, बोला कि DEF जो रेक्टेंगल्स है हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर। बोला कि इनका जो एरिया है ना वो ट्वाइस है, यानी डबल है किसके एरिया से, तो स्क्वायर दिए हुए द स्क्वायर ABC क्या है, स्क्वायर है, इनके एरिया से डबल है किसका, इन रेक्टेंगल का DEF का एरिया। When a marble is dropped, बोला है कि एक मार्बल लेकर के, पत्थर लेकर के ड्रॉप कर रहे हो, तुम गिरा रहे हो उसमें into the box at random, है ना, if it falls into one of the compartments। बोला कि जब रैंडमली तुम इस मार्बल को गिरा रहे हो ना, तो ये गिरेगा किसी न किसी एक कंपार्टमेंट्स में तो गिरेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कंपार्टमेंट्स कौन सा हो, F हो, यानी ये वाला कंपार्टमेंट्स हो। इसको फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि पहले सबके एरिया को निकालना होगा, यानी कि होल एरिया निकालना होगा, और होल एरिया निकालने के बाद इस F के एरिया को निकालना होगा, एंड F के एरिया को ऊपर रखोगे, होल एरिया को नीचे रखोगे, एंड आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो एरिया को निकालेंगे कैसे, तो मैं लेट कर लेता हूँ, है ना। मान लिया कि स्क्वायर का जो एरिया है ना वो X है ना, एरिया ऑफ a स्क्वायर फिगर, स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू X, है ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर X, यानी एक का मैंने एरिया क्या मान लिया स्क्वायर का कि X है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर, है ना, यानी कि जितने भी यहाँ पर स्क्वायर है ना सबका एरिया सेम होगा। यानी कि यहाँ पर X क्या नाम है, A का एरिया, यानी एरिया ऑफ A, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसका भी हो गया X, तो B का भी कितना हो जाएगा, B का भी हो जाएगा X, और C का भी हो जाएगा X, यानी इसका भी एरिया X मान लिया हमने, इसका भी X मान लिया, इसका भी X मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि DEF हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर, यानी DEF का जो एरिया है वो क्या है, तो इनके एरिया से डबल है, यानी D का एरिया कितना हो जाएगा 2x, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो E का भी कितना हो जाएगा 2x, और F का भी कितना हो जाएगा 2x, है ना। अब देखो इसका एरिया तुम्हें पता है, इसका भी, सबका एरिया पता है। तो अगर पूरे होल पार्ट का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो इसको ऐड कर दो, है ना। तो एरिया ऑफ होल कंपार्टमेंट्स या होल रीजन लिख दो, होल रीजन्स, तो क्या हो जाएगा x प्लस x यानी a प्लस b प्लस c यानी x प्लस में d यानी 2x प्लस में e 2x एंड प्लस में f 2x। तो 1 2 3 यानी 3x एंड 2, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9x, है ना। यानी कि एरिया ऑफ होल रीजन, यानी इस पूरे बॉक्स का जो टॉप व्यू से तुम देख रहे हो एरिया कितना आ गया 9x आ गया, है ना। अब क्या करना है, इस fx में ही गिरे, इस f में ही गिरे,
इसका निकालना है तो एफ का एरिया कितना है 2x है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, बहुत ईजी से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में ही गिरेगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन है ना, स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ रीजन। तो स्पेसिफाइड किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, एफ की बात कर रहे हैं। तो एफ का एरिया कितना है 2x है ना, एंड होल रीजन पूरे का एरिया कितना है 9x, ठीक है। तो बस x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 2/9 आंसर, 2/9 आंसर आ जाएगा कि f में ही गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/9 हो जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, फिर से नया लेक्चर में रेडी कर दूंगा उसी टॉपिक पे। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी नहीं समझ में आता हो, आप ज़रूर पूछो, मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नए वीडियो में भी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने सोचा था कि आज ही क्वेश्चंस को मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं आई थिंक। मैं देख लेता हूँ एक बार, 1:37 हो रहा है जैसे कि तुम देख सकते हो अगर, है ना। तो सोने का टाइम हो गया 1:42 के आसपास। तो ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।